हेलो विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौगोलिक विभाजन। उसमें हमने कुछ एक टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसी कड़ी में हम नेक्स्ट जो टॉपिक कवर कर रहे हैं कि हम स्पेसिफिकली जो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले वाली वीडियो है उनके अंदर हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप लोग उनको देख सकते हैं कि उसमें हमने अभी तक जितना भी भारत के बारे में पढ़ाया है वो आप लोगों को मिल जाएगा आसान भाषा में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों की कोई भी समस्या है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, ताकि मैं उसका जब भी वीडियो बनाऊंगा उसका आंसर दे सकूं। और पिछली जो वीडियो है इन वीडियो को समझने के लिए उनको जरूर देखें। हम स्टार्ट करेंगे कि जी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान ये क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि जी हमने जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को पढ़ लिया, इनकी स्टडी क्यों जरूरी है, क्योंकि इनका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पढ़ता था बीए के अंदर, तो उस टाइम पे हमारे क्वेश्चंस आते थे और उसमें क्या होता था कि उसमें कभी पश्चिमी घाट का विभाजन पूछ लिया, कभी पूर्वी घाट का विभाजन पूछ लिया, या कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया। और हम हमेशा एक चीज में कंफ्यूज होते थे कि जी जो इसमें विभाजन हो रहा है कौन से तट को किस नाम से जानते हैं, कभी ये पूर्वी का तो नहीं है, कभी ये पश्चिमी का तो नहीं है। तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक सही जानकारी होनी चाहिए कि जी पश्चिमी तटीय मैदान है वो उसका विभाजन कैसा है, किस प्रकार से हम उसको नामकरण किया गया है। सेम कंडीशन पूर्वी तटीय मैदान की है। तो हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान से। जब हम स्टडी कर रहे थे कि जी ऊपर से नीचे तक गुजरात से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक एक बहुत आप कह सकते हो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो हमने उसके बारे में स्टडी की थी। तो उस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से लेके समुद्र तट तक का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। और यह कच्छ का जो आपका रन ऑफ कच्छ है, कच्छ का जो रेगिस्तान है वहां से लेके आपका कन्याकुमारी जो नीचे पड़ता है तमिलनाडु में, वहां तक फैला हुआ है पूरा का पूरा। मतलब इसके साथ साथ जब हम इसकी एवरेज चौड़ाई की बात करते हैं, क्योंकि ये जो तटीय मैदान है इतना ज्यादा चौड़ा नहीं है, इसकी ऑन एन एवरेज विड्थ है वो केवल 50 से 100 किलोमीटर के बीच में है। परंतु कई जगह तो ये है कि केवल 10 किलोमीटर ही चौड़ा है, कहीं पर 50 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है, कहीं पर इसकी थोड़ी सी जो बहुत कम ऐसे स्थान होंगे जहां पर इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 100 किलोमीटर होगी। तो इसलिए काफी संकरा पार्ट है। ठीक है, तो संकरा पार्ट होने की वजह से इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। आप एक चीज कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि जी इतना संकरा होने की वजह से क्या होता है, ये अपने आप में यूनिक है। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी नदियां हैं, क्योंकि हमने जब नदियों की बात की थी तो नदियों की बात में जो भी नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, जिसमें नर्मदे का नाम आता है, तापी का नाम आता है, भारतपुजा का नाम आता है, मांडवी का नाम आता है, और आपकी मुख्य रूप से पेरियार का नाम आता है, बहुत सारी नदियां हैं। वो क्या करती हैं, सिंचित करके पश्चिमी घाट से निकल के अरब सागर में गिरती हैं। उनका अपवाद क्षेत्र काफी कम होता है, जिसकी वजह से ये जो नदियां हैं कोई भी डेल्टा नहीं बनाती, मुख्य रूप से एक एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी क्या होती है इसको हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे कि एस्चुरी क्या होती है। बस आप ये मानो कि डेल्टा बड़ा होता है, एस्चुरी बिल्कुल छोटी होती है, कि जिसमें क्या होता है बिल्कुल स्टीप स्लोप होता है, जिसकी वजह से जो तलछट होता है वो जमा नहीं हो पाता नदी के मुहाने के ऊपर। तो उस कंडीशंस में क्या बनता है, वहां पर आपके एस्चुरी का निर्माण होता है। और कुछ एक पार्ट ऐसा है जहां पर लेगुन्स जो झीलें हैं उनका निर्माण होता है, जिसको हम बैक वाटर लेगुन्स के नाम से जानते हैं। और इसका जो मुख्य स्थान है
वो केरला है। केरला में दो स्थान है, वेम्बांद और अष्टमुदी। अष्टमुदी और वेम्बंद, ये दो स्थान ऐसे हैं या दो जिले ऐसी है जिसको हम लैगून के नाम से जानते हैं। दोस्त इसमें मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की बात हो, चाहे आप किसी नॉर्मल पेपर में बैठे हो, चाहे वो बीए का है, चाहे वो 9th क्लास का है, चाहे वो 11th क्लास का है, तो उस कंडीशंस में आप लोगों से पूछा जाता है कि जी जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है उसको हम कितने भागों में विभक्त करते हैं। उसका एक डिवीजन बना रखा है। डिवीजन कौन सा? पहला, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट, जो कि महाराष्ट्र और गोवा तक सीमित है। कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा, ये दो राज्य आते हैं। यहां पर इसकी जो चौड़ाई है वो काफी कम होती है, फर्टाइल है। जितना भी ये मैदान है फर्टाइल है। सेकंड जो इसमें है कन्नाड या कनारा तट, जो कि आपका कर्नाटका का पार्ट है। कर्नाटका का पार्ट, कुछ एक पार्ट कर्नाटका का है। उसके बाद एक है मालाबार, जो कि केरला का पार्ट है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, फर्स्ट कोंकण तट महाराष्ट्र गोवा, सेकंड कन्नाड और कनारा तट कर्नाटका का पार्ट, और थर्ड है मालाबार तट, वो आपका केरला का तट है। तो आप लोगों को ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि जी जो पश्चिमी घाट है वह कितने भागों में विभक्त होता है, कोंकण, कन्नाड या कनारा या मालाबार। ठीक है। इसकी जो मुख्य नदियां हैं हमने डिस्कस की थी, नर्मदा, तापी, पेरियार, भारतपुजा, मांडवी, जूरी, श्रावती। और श्रावती नदी इसलिए भी फेमस है क्योंकि श्रावती नदी के ऊपर जो जोग प्रपात है उसका निर्माण होता है। ठीक है। तो आप लोगों को से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रावती नदी जोग प्रपात कहां पर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो श्रावती नदी के ऊपर स्थित है। और ये सारे के सारे किसमें है? पश्चिमी तटीय मैदान के ऊपर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी तटीय मैदान। हम पूर्व में आ जाते हैं। अभी तक हम पश्चिम की बात कर रहे थे। पूर्व में क्या है? ऊपर पश्चिम बंगाल से लेके नीचे तमिलनाडु तक, वही सेम कन्याकुमारी तक। यहां पे एक चीज कह सकते हो, गंगा नदी के डेल्टा से लेके नीचे टिप तक पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसको हम पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? जो इस तट की औसत चौड़ाई है वो इससे ज्यादा है पश्चिमी तटीय मैदान से। इसकी जो औसत चौड़ाई वो लगभग 100 से 200 किलोमीटर के बीच में है। 100 से 200 किलोमीटर, मतलब कहीं पर ये 100 किलोमीटर से कम चौड़ा मिलता है, कहीं भी 200 या 200 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाता है, मगर फिर भी इसकी जो औसत चौड़ाई है वह 100 से 200 किलोमीटर के बीच में है। इसके अंदर मुख्य रूप से झील सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का, इसकी बात आती है। ठीक है। जो आपकी उड़ीसा के अंदर पड़ती है। पुलकित झील, ये आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पड़ती है। उसके बाद कालेरू झील, ये 3 झीलें हैं इस पूर्वी तटीय मैदान के ऊपर मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी इसका फिजिकल डिवीजन्स कौन सा है? 2 फिजिकल डिवीजन है इसके। एक है उत्तरी सरकार, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, और सेकंड है कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु में फैला हुआ है। उत्तरी सरकार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल जो तमिलनाडु में फैला हुआ है। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस कल भी हम स्टडी कर रहे थे, कल भी हमने डिस्कस किया था कि पूर्वी तट या पूर्वी घाट वनस्पति और जीव जंतु से बहुत ज्यादा समृद्ध है। दूसरी बात क्या है कि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, चाहे हम महानदी की बात करते हैं, चाहे हम गोदावरी की बात करते हैं, चाहे हम कृष्णा की बात करते हैं, चाहे हम कावेरी की बात करते हैं, चाहे हम जो आपकी मुख्य रूप से एक और है भीमा, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो एक लंबे अपवातंत्र से आती है और इस तट के ऊपर डेल्टा बनाती हैं।
नई मिट्टी का जमाव करती हैं, जिससे कि ये तट काफी ज्यादा उपजाऊ है, कृषि के लिए अनुकूल है। दूसरी बात हमने कल और पढ़ा था, सिमलीपाल वन अभ्यारण्य या नेशनल पार्क, वो जितने भी आपके फ्लोरा और फाउना से संबंधित जो आपके कार्यक्रम है, या आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा समृद्ध पूर्वी घाट है। बेशक से कटा फटा हो, बेशक से यहां पर कोई और ज्यादा चीजें ना हो, मगर फ्लोरा और फाउना बहुत ज्यादा मिलती हैं। जो मेनली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछा जाता है। तो आप लोगों को एक तो ये चीज, कौन कौन से तट, ये वाले, और एक थोड़ा बहुत झील के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को ये चीज तो बिल्कुल याद रखनी है कि हमको इनको कौन कौन से भागों में डिवाइड करते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर बताओ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको एक तरफ और इसको एक तरफ लिख सकते हो, वे दोनों में डिफरेंस क्या है, उसकी चौड़ाई के बीच में, नदियों की फॉर्मेशंस के रूप में, जो स्थलाकृतियां बनाती है उनके रूप में क्या क्या पाया जाता है उसके रूप में। तो आप लोग उसको दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें पसंद आ रही हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिलती रहे। कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। अगर आप चाहते हो कि जी किसी और विषय पर भी वीडियो बने, तो कोशिश करेंगे कि उस विषय पर जैसे ही ये टॉपिक खत्म होंगे एक वीडियो उसके ऊपर भी डाल दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।